तो स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी इसको प्रैक्टिकली आप ऐसा समझिए कि इंटरनेट का यूज करके जो भी चीजें आप खरीदते हैं, इंटरनेट का यूज करके कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं और जिस भी चीज का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजों का आप यूज करते हैं? अमेजोन का आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, स्नैपडील का कभी किया होगा, या मिंत्रा का किया होगा, या फोन पे से पेमेंट आपने की होगी, पेटीएम से पेमेंट की होगी, गूगल पे से कभी पेमेंट की होगी, अमेजोन पे से पेमेंट की होगी, फ्लिपकार्ट का आपने यूज किया होगा, ठीक है ना, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो इन सारी वेबसाइट्स का यूज आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ खरीदने के लिए किया होगा। आप बहुत सारे लोगों ने रेजर पे या इंस्टामोजो का यूज किया होगा कुछ पीडीएफ्स खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल आज इसलिए हो पाई क्योंकि आपके पास इंटरनेट है और एक मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है, ठीक है ना। तो वही है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों या इंटरनेट द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या बिक्री, उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं? एक तो इंटरनेट आपको बता दिया, दूसरा आपका कंप्यूटर, या अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल के माध्यम से भी चीजें हो सकती हैं। कोई एक वेबसाइट होनी चाहिए, और कई बार हमें ईमेल एड्रेस की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्रोडक्ट हम बेचते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और नॉन फिजिकल प्रोडक्ट जिन्हें जिन्हें डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं वो ही बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपका क्या आएगा? फिजिकल प्रोडक्ट्स में कोई भी फिजिकल चीज, जैसे मान लीजिए मोबाइल आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या लैपटॉप आप ऑर्डर कर रहे हैं, या कोई भी फर्नीचर जैसे लिखा हुआ वो ऑर्डर कर रहे हैं, कोई चम्मच ऑर्डर कर रहे हैं, पेन ऑर्डर कर रहे हैं, या हाइलाइटर ऑर्डर कर रहे हैं, पावर बैंक आपने ऑर्डर किया, या कोई बॉटल ऑर्डर की, दवाइयां ऑर्डर की, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है आपका डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में, जैसे ई बुक, कुछ किसी की ई बुक हो गई, किसी का वीडियो कोर्स हो गया, कोई मैगजीन वगैरह हो गई, जैसे मंथली मैगजीन होती है तो उनका पीडीएफ वर्जन होता है, जैसे मान लीजिए दृष्टि की मैगजीन है ना, उसका पीडीएफ वर्जन कोई सब्सक्रिप्शन दे के आप लेते हैं। कोई ई बुक है, जैसे मान लीजिए ये पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, तो कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट की श्रेणी में आता है। किसी का वीडियो कोर्स है, अलग अलग, कोई एमपीपीएससी का वीडियो कोर्स सेल कर रहा है, ठीक है, कोई एसएससी का कर रहा है, कोई बैंक का कर रहा है, जैसे दृष्टि हो गया, विजन आईएएस हो गया, ये यूपीएससी का वीडियो कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट सर्विस आ जाएंगे। सर्विस मतलब कोई सुविधा आप दे रहे हैं किसी को, टीचिंग यानी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी, हेल्थ रिलेटेड, कोई डॉक्टर्स होते हैं, एप्लीकेशन का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, क्या था उस एप्लीकेशन का नाम, डॉक्टर से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन थी, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, और जिस भी कैटेगरी के डॉक्टर आपको चाहिए तो उसमें अप्लाई करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, या तो टेक्स्ट के माध्यम से कंसल्ट कर सकते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लिबरेट शायद उसका नाम था, LYBRATE, शायद यही वेबसाइट का नाम था, लिबरेट करके एक वेबसाइट थी, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य वेबसाइट है? अमेजोन है, ये तो आपको पता ही होगा, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जेबोंग थी, अब तो चली गई है जेबोंग, है ना, और भी छोटी छोटी कई सारी वेबसाइट है। मेन अमेजोन है और फ्लिपकार्ट ज्यादातर, जिसमें लोग ऑर्डर करते हैं। कपड़े लत्ते के लिए लोग मिंत्रा से भी ऑर्डर करते हैं। पेटीएम मॉल में भी बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। ईबे इंडिया में उतना नहीं चलता, फॉरेन में यूएसए वगैरह में ईबे उतना चलता है, ठीक है, इंडिया में उतना ईबे नहीं चलता है ना। अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन सब चीजों की शुरुआत हुई कहाँ से। तो 1969 में, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अर्पानेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अर्पानेट की स्थापना हुई एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क स्टार्ट करने से इसकी शुरुआत हुई। इंटरनेट में भी आप पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत अर्पानेट से ही हुई थी, ठीक है ना। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1979 में हम आएंगे तो माइकल एल्ड्रिच ने ई शॉपिंग का आविष्कार किया। 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने ई शॉपिंग का आविष्कार किया। फिर एक बहुत ही फेमस एक कंपनी है इंग्लैंड में, थॉमस हॉलीडेज, है ना। 1981 में थॉमसन हॉलीडेज ने इंग्लैंड में पहला बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस शॉपिंग सिस्टम इन्होंने शुरुआत किया। बहुत ही इनिशियल लेवल पे हो रहा था और विदेशों में ही हो रहा था, क्योंकि इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी वहीं से शुरू हुई थी। इंडिया में तो बहुत बाद में सारी ये चीजें आई, ठीक है ना। उसके बाद 1982 में आ जाते हैं तो बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 1982 में बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज, इसने पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फिर 1984 में गेट्स हेड ने पहला B2C ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये क्या है B2B B2C, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है।
ये उतना इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है 1984 1982, लेकिन एक अपने कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका समझना है, इसलिए यहाँ पे बुक्स वगैरह में भी दिया था तो मैंने इसमें इंक्लूड किया। टिम बर्नर्स ली, इंटरनेट में आपने इनका नाम पढ़ा होगा, पहला वेब ब्राउजर कोड लिखा टिम बर्नर्स ली में। 1992 में बुक स्टैफ अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया। 1992 में बुक स्टैफ अनलिमिटेड, इसने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया। फिर 1994 में आते हैं, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, दूसरे नंबर की, अमेजोन की स्थापना हुई। काम करना इसने 1995 से शुरू किया, लेकिन स्थापना जो इसकी हुई वो 1994 में हो गई थी। ठीक, 10 समनर्स टेल्स ये किताब थी। ये किताब मतलब पहली जो सुरक्षित रूप से किताब की खरीदारी की गई थी क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन, तो इस किताब की खरीदारी की गई थी 10 समनर्स टेल्स, ठीक है, 1994 में। फिर अमेजोन की स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में, ये मैंने आपको बता दिया। काम करना इसने 1995 से शुरू किया, ठीक है ना। जस्ट एक साल बाद एक और बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, इंडिया में उतनी नहीं चलती है, बाहर चलती है, ईबे की स्थापना हुई है ना। ईबे, उसमें लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ही कोई चीज है, मैं कस्टमर हूं और मुझे कोई चीज बेचनी है, मान लीजिए एक पावर बैंक है मेरे पास, ठीक है ना। उस पावर बैंक में मैंने अक्षय कुमार का एक ऑटोग्राफ ले लिया है ना, रियल ऑटोग्राफ अक्षय कुमार का ले लिया। अब उसको मैं जाके ईबे में उसकी फोटो खींच के डाल दूंगा और मैं बोल दूंगा ये मैं 5,000 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें होती है ईबे में। फिर 1998 में एक और पेमेंट सर्विस शुरू हुई, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, पेपाल। पेपाल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ये कब शुरू हुआ? 1998 में। डेट आपको याद रखना है। 1994 अमेजॉन की डेट याद रखनी है, 1995 ईबे की डेट, और 1998 पेपाल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ये डेट आपको याद रखनी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स, प्रीलिम्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ में तो मैंने डाल ही दिया। फिर जो B2B C2C ये सारी चीजें थी वो इसमें इंक्लूड की हैं, आप देख लीजिए। ये ई कॉमर्स के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। पहला क्या है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, दो कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं बिजनेस टू बिजनेस में। इसका एग्जांपल है eStreet.com, जनरल इलेक्ट्रिक। B2B, आपको केवल फुल फॉर्म देखना है इसमें, है ना, कि B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए। सेकंड नंबर पे आता है B2C, तो ये क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर नहीं है यहाँ पे, है ना, कंज्यूमर है। अब आप बोलेंगे सर कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क क्या होता है? देखो भाई, फर्क कुछ हो या ना हो, लेकिन ऑफिशियल रूप से अगर C का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर माना जाता है तो आप कंज्यूमर ही लिखेंगे, ठीक है। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी और उपभोक्ता के मध्य व्यापार। और सबसे फेमस या हिट इसका एग्जाम्पल क्या है? अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये आपके B2C कैटेगरी में लाए करती है ना। उसके बाद है आपका C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर नहीं है यहाँ पे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें दो उपभोक्ता आपस में व्यापार करते हैं, जैसे ईबे का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम इंडिया में क्या चलता है? OLX इसका एग्जांपल चलता है ना। OLX मतलब सेकंड हैंड चीजें इसमें बेची जाती है। मेरे पास कोई चीज है, कोई गिटार है, कोई कुर्सी है, ठीक है ना, या कोई बॉटल है, कुछ भी चीज है, तो मैं उसकी फोटो खींच के ऑनलाइन डाल दूंगा और दूसरा कोई कस्टमर रहेगा, देखेगा, उसको जो पसंद आएगी तो ले लेगा। तो विदेशों में सेम काम ईबे में होता है, हमारे यहाँ OLX में होता है। या एक और वेबसाइट है, शायद क्विकर नाम है उसका, उसमें होता है, ठीक है ना। तो C2C क्या फुल फॉर्म है? C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट आ जाते हैं C2B, इसमें क्या हो जाएगा? कंज्यूमर टू बिजनेस, ग्राहक अपना सामान या सेवा व्यापारियों को उपलब्ध कराता है। इसका दो एग्जांपल है, येल्प और ट्रिप एडवाइजर। नेक्स्ट है G2B, G का मतलब है गवर्नमेंट और B का मतलब है बिजनेस। इसमें गवर्नमेंट जो बिजनेस ओनर होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराती है ना, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका एग्जांपल क्या है? ई गवर्नेंस, MCA21 के बारे में मैंने आपको बताया था, ई गवर्नेंस में MCA21 के बारे में आपको इसमें बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर G2C, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा, फुल फॉर्म सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पे, है ना। देखो, सिलेबस अभी चेंज हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिलेबस चेंज होने के बाद एक ही एग्जाम हुआ है पिछले साल 2020 में। तो यूनिट 9 में किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या आने वाला है। जितने भी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो लोगों ने क्या किया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पेल दी है। कोई भी आप किताब खरीदोगे जाके तो अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन वहां पे डाल दी है किताब में, तो रटने में और याद करने में बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस यूनिट से इस पर्टिकुलर टाइप
से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चूंकि सिलेबस अभी ही चेंज हुआ है और सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ है सिलेबस चेंज होने के बाद, तो अभी ज्यादा कुछ इसमें आप गैस नहीं कर सकते है ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग किताबों में जैसा दिया था तो उस हिसाब से मैंने इसमें नोट्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अभी तो फुल फॉर्म आप याद रखिए। G2C का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं सिटीजन यानी कि नागरिकों को उपलब्ध कराती है। जैसे फास्ट टैग, ये टोल टैग, जो टोल नाका होता है वहां पे यूज होता है ना। MP ऑनलाइन, जहां से आप फॉर्म भरते हैं। उमंग एप्लीकेशन, इसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। ई मित्र सेवा, तो ये सरकार की एप्लीकेशन, वेबसाइट और सुविधाएं वगैरह होती हैं जिनके द्वारा सरकार अपनी सुविधाएं जनता को प्रदान करती है। ठीक है, एक P2P होता है। P2P, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, सिर्फ P2P का ऐसा आ जाएगा ना कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में P2P का क्या मतलब होता है, या ई कॉमर्स के क्षेत्र में G2C का क्या मतलब होता है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में B2G का क्या मतलब होता है, और ई कॉमर्स के क्षेत्र में G2B का क्या मतलब होता है ना। ये टू जो लिखा है ना यहाँ पे, टू मतलब है TO2। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो P2P का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्या है? पीयर टू पीयर, तो दो व्यक्तियों के मध्य बिना मध्यस्थ के वस्तु एवं सेवा बेचने हेतु जो करार होता है इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसमें क्या आता है? न्यूटेला, जो भी है न्यूटेला, मुझे नहीं पता क्या है न्यूटेला। इसमें मोबाइल के जरिए ई कॉमर्स किया जाता है। अगर आपको पता हो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, मुझे टाइम नहीं मिला इसके बारे में रिसर्च करने का। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म मत भूलिएगा। एग्जाम में अगर आ गया तो फोकट के नंबर इसमें आपको मिलेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी आता है, मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी कैटेगरी में भी आते हैं, है ना। अब ये तो बोलना मत कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते नहीं है। पिछले 2020 की पीएससी में अगर ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आया था ना 2020 एमपीपीसी प्रीलिम्स में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबको पता है ना। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, इस टाइप के, इसी टाइप के। तो यूनिट 9 से अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अमेजोन की स्थापना कब हुई थी, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, P2P का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर यूनिट से सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो यूनिट 9 से अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो तो समझ लो नहीं बनने वाला आपसे, किसी से भी नहीं बनेगा, हर कोई तुक्का मारेगा। इजी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और उसके बाद थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और अंट शंट अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि आयोग में की प्रथा रही है ना, 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन बिना सिर पैर के यहाँ वहां से ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बड़े से बड़े प्रोफेसर को भी उसका आंसर नहीं मालूम होता। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब कुछ वेबसाइट्स वगैरह जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। तो दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं, एक होता है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और एक होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना। ये कोई भी दुकानदार जाके अपना प्रोडक्ट वहां पे डाल देगा और वहां से आप क्लिक करके उस चीज को खरीद सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस का एग्जांपल हो गया। ठीक, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी स्वयं की एक वेबसाइट बना लेता है ना। कोई प्लेटफॉर्म उसको उपलब्ध कराता है। जैसे आजकल एक बहुत चल रहा है, शॉपिफाई करके चल रहा है, शॉपिफाई। तो शॉपिफाई में जाके आप अपना एक खुद का स्टोर लॉन्च कर सकते हो। शॉपिफाई में एक रेजर पे होता है, रेजर पे में आप जाके अपना खुद का एक स्टोर लॉन्च कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह बेच सकते हो। या एक क्या नाम है उसका, इंस्टामोजो, इंस्टामोजो के नाम से होता है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इंस्टामोजो का। तो इंस्टामोजो में आप जाके, इंस्टामोजो देखिए एक बड़ी वेबसाइट का नाम है इंस्टामोजो, ठीक है। उसमें मैं हूं, जैसे मुझे अपनी पीडीएफ सेल करनी है तो मैं जाके इंस्टामोजो पे अपना एक स्टोर बना दूंगा और उसमें मेरे जितने प्रोडक्ट हैं, जितनी पीडीएफ है, मैं उसमें डाल दूंगा। मान लीजिए 10 पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं इंस्टामोजो वेबसाइट पे जाऊंगा, अपना अकाउंट बनाऊंगा और अपना एक खुद का स्टोर खोल लूंगा वहां पे, ठीक है। और ये मेरे पास 5-6 पीडीएफ है, मैं ये सेल कर रहा हूँ। उसी तरह आप जो इस वीडियो को इस समय सुन रहे हैं, तो आप खुद जाके इंस्टामोजो पे आप भी अपना अकाउंट बना सकते हो, एक स्टोर बना सकते हो, और आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो सेल कर सकते हो, ठीक है। तीसरा व्यक्ति अगर कोई इस वीडियो को सुन रहा है, मान लीजिए आपके पीछे, जस्ट पीछे, देखो पीछे कोई है, अगर मान लो कोई है, कोई दोस्त आपका खड़ा है, तो वो भी इंस्टामोजो पे जाके अपना एक अकाउंट बना सकता है और उसके बाद भी अगर कोई पीडीएफ है सेल करने के लिए तो वो सेल कर सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का, है ना। एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो बहुत सारे जो बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनको एक स्टोर खोलने की सुविधा प्रदान करती है ना। 3 महत्वपूर्ण, बहुत सारे मतलब बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, एक जो मैंने आपको इंस्टामोजो बताया, उसमें पीडीएफ सेल आप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टामोजो। सेम एक है रेजर पे, रेजर पे में भी आप
पीडीएफ सेल कर सकते हैं। और एक है शॉपिफाई, जिसका आजकल ऐड बहुत आता है टीवी पे, शॉपिफाई। तो शॉपिफाई में आप फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, है ना। शॉपिफाई में आप गए, आपने एक खुद का एक स्टोर डिजाइन कर लिया, उसके आपको एक लिंक दे दी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैं अचार बेचता हूँ ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अचार बना के बेचता हूँ और बर्नी में अचार डाल के बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, शॉपिफाई में जाऊंगा, शॉपिफाई वेबसाइट में, वहां एक अपना स्टोर बना लूंगा, अकाउंट खोल के वहां एक अपना एक स्टोर बना लूंगा, और अलग अलग टाइप के जितने टाइप के मैं अचार बनाता हूँ, आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, या जिस किसी भी चीज का अचार हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें बेचूंगा। तो लोगों को अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदना होगा, शॉपिफाई में जाएंगे, मान लीजिए किसी को 3 बर्नी अचार खरीदना है, तो शॉपिफाई में जाके 3 बर्नी अचार क्लिक करेंगे, ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, मेल वगैरह आएगा कि अच्छा 3 बर्नी का ऑर्डर आया, तो मैं ऑर्डर फिर उसको पार्सल करूंगा, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ये इसका एग्जांपल है। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस का एग्जांपल अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो वही इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि इसमें ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से बनाते हैं, है ना, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में। इसमें एक कंपनी सिर्फ अपने ही उत्पादों को बेचती है, और यह लिमिटेड या बंद ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। तो ये अलग अलग है, जैसे इंस्टामोजो दिया है, एक रेजर पे होता है, शॉपिफाई मैंने आपको बताया, मैग्नेटो है, एक बिग कॉमर्स है, ड्रूपल है, ड्रूपल कॉमर्स है ना। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के एग्जाम्पल है जो कि ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो बेचने वाले होते हैं वो अपना उत्पाद जो है वो बेच सकते हैं। जैसे अमेजोन में आपको मिल जाएगा, अमेजोन में आपको किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार का स्टोर नहीं दिखता। अमेजोन में जब आप जाते हैं तो कोई चीज ढूंढने जाते हैं, जैसे मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मैं सर्च करूंगा गूगल पे टाइप करके, ठीक है, कि सैमसंग का मान जो NXT करके कोई फोन है वो मुझे खरीदना है। तो टाइप करूंगा गूगल पे, उसके बाद एक लिंक आएगी अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की, तो मैं उस मोबाइल पे क्लिक करूंगा, फिर देखूंगा 2-4 मोबाइल, उसमें किसी में मान लो 12,000 का मिल रहा है, किसी में 15,000 का, किसी में 13,000 का। तो उसमें से जो सबसे सही चॉइस मुझे लगेगी उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, उसको मैं ऑर्डर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता है कि अगर मैंने कोई मोबाइल ऑर्डर किया है तो पर्टिकुलर किस दुकानदार के द्वारा वो बेचा जा रहा है। मैं दुकानदार के नाम से नहीं गया था वहां पे, है ना, मैं प्रोडक्ट के नाम से गया था। प्रोडक्ट को मैंने गूगल पे सर्च किया था, मुझे वो प्रोडक्ट अमेजोन पे मिला, मैंने उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब उस प्रोडक्ट को कौन सा दुकानदार बेच रहा है वो एकदम लास्ट में मुझे मालूम चलता है जब मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस का एग्जाम्पल है। इसके पहले ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने इंस्टामोजो बताया था, शॉपिफाई बताया था, रेजर पे बताया था, उसमें जब मैं गूगल में सर्च करूंगा ना, तो किसी प्रोडक्ट के नाम से सर्च नहीं करूंगा उसमें। जैसे आप मान लो मैंने अपना अकाउंट बनाया केडी पाठक के नाम से, ठीक है ना, और केडी पाठक या स्टडी स्वाट के नाम से बनाया, और स्टडी स्वाट के नाम से मैं ये पीडीएफ सेल कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आप ये टाइप करोगे, इंस्टामोजो स्टडी स्वाट पीडीएफ, ऐसा आप टाइप करोगे तो आपको लिंक मिलेगी गूगल में, है ना। मान लो अगर मैंने कुछ बनाई है तो स्टडी स्वाट के नाम से इंस्टामोजो की आपको एक लिंक मिलेगी, आप उसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मेरा स्टोर खुलेगा इंस्टामोजो पे जो बना हुआ है, और उसमें मेरी जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं अगर मैंने बनाई है तो वहां पे आपको सारी की सारी एक साथ दिखेगी, ठीक है। तो ये भेजे में आपको कोई बात घुस रही है जो मैं बता रहा हूँ इतना समझा के आपको, ठीक है। नहीं घुस रही है तो थोड़ा सा पीछे जाना और वापस से थोड़ा रिपीट करके 1-2 बार इसको सुन लेना, ठीक। अब हम देख लेते हैं जो अभी जिन वेबसाइट्स की बात की, बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, तो इनमें आप 2-3 चीजें याद रखिए। पहली चीज, इनकी स्थापना कब हुई थी, ईयर याद रखिए आप, है ना, नंबर 1। दूसरी चीज, जो फेमस है तो उनकी स्थापना किन्होंने की थी वो याद रखिए। और हेडक्वार्टर्स में एक बार थोड़ा नजर मार लीजिएगा हेडक्वार्टर्स में। तो पहली बात अमेजन की करते हैं, यूएसए की कंपनी है। 1994, 5 जुलाई 1994, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेजोन कब बना था, 1994 में। काम करना स्टार्ट कब किया था, 1995 में। किसने बनाया था, जेफ बेजोस ने बनाया था। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है, टकला, है ना। नहीं देखा होगा इस टकले को आपने तो थोड़ा गूगल में सर्च करके देखिएगा, जेफ बेजोस अमेजोन ऐसे टाइप कीजिएगा तो एक आपको मस्त टकला आदमी दिखेगा। कोई मतलब नहीं है क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है दूसरे नंबर का, तो मैं चाहे जितना उसको टकला टकला कहूं या आप कहें, उसको घंटा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। मैं तो मजाक के रूप में कह रहा हूं। तो जेफ बेजोस ने अमेजोन की स्थापना की थी, कब की थी, 1994 में। अमेजोन ने काम करना कब स्टार्ट किया था, 1995 में, ठीक है। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ईबे। मैंने आपको बताया इंडिया में तो चलती नहीं है ईबे, विदेशों में चलती है। तो अमेजोन के जस्ट 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके कौन है, पियरे ओमिदार।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेंट जोन्स कैलिफोर्निया, यूएसए में है कैलिफोर्निया, ठीक है। और अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। अमेजोन का इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु, भारत में, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में, पता ही है सबको। एक है जिंगडोंग, है ना। जिंगडोंग में आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये चाइनीज कंपनी है ना। जिंगडोंग चाइनीज कंपनी है, ठीक है। फिर एक है रैकुटेन, रैकुटेन, रैकुटेन में ये याद रखो कि ये जापानीज कंपनी है ना। देखो, ये भी दिया है कि टोक्यो में हेडक्वार्टर है, 1998 में बनी थी और संस्थापक है हिरोशिमा निकितानी, ठीक है। टाइम मिले तो याद कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। रैकुटेन क्या है, एग्जाम में यही आ जाएगा। रैकुटेन है क्या? तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जापानीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है रैकुटेन। जिंगडोंग आ जाए, जिंगडोंग क्या है? चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अलीबाबा आ जाए, ये तो सबको ही पता है, ये भी चाइनीज कंपनी है, जैक मो इसका ऑनर है, तो ये भी चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। अलीबाबा 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और थोड़ा इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? इसका हांगझू में है। हांगझू कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है। अलीबाबा की स्थापना कब हुई थी? 1999, 1999 में। चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अलग अलग चीजें जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मैं जब रोबोटिक्स की फील्ड में काम करता था, तो जब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स डाउन मतलब मंगाने होते थे, कुछ मशीन्स वगैरह मंगानी होती तो अलीबाबा से ही मंगाते थे। ट्रांजिस्टर मंगाना है, कैपेसिटर वगैरह मंगाने हैं, रजिस्टर वगैरह मंगाने हैं, तो यहीं से अपन ऑर्डर करते थे, ठीक है। उसके अलावा है कौन कौन से हैं? B2W, ये जो भी जोलैंडो है, ग्रुप ऑन है, वॉल, ये इसमें वॉलमार्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, वॉलमार्ट ये इंपॉर्टेंट है। और अमेजोन आपको बता दिया। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इंडियन है। तो इंडियन में आ जाएंगे तो इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहला शुरुआत कहाँ से हुई, तो फैब मार्ट जो है, fabmart.com 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो संस्थापक है के बैठेश्वरन, ठीक है। इन्हें भारतीय ई कॉमर्स का पिता कहा जाता है। कौन है? के बैठेश्वरन, भारतीय ई कॉमर्स यानी इंडियन ई कॉमर्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ई कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, है ना। इसे भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी माना जाता है, ठीक है। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी किसे माना जाता है? fabmart.com को माना जाता है, ठीक है। कब बनी थी ये? 1999, 1999 में बनी थी। संस्थापक कौन है इसके? के बैठेश्वरन, ठीक है। के बैठेश्वरन, इनको भारतीय ई कॉमर्स का पिता कहा जाता है। फैब मार्ट का नाम बाद में चेंज होके क्या बन गया? indiaplaza.com, ठीक है ना। तो ये 2-4 पॉइंट याद रखिएगा fabmart.com के बारे में, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी। नेक्स्ट आते हैं, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया मार्ट, काफी फेमस है इंडिया मार्ट। देखिए, स्थापना इंडिया मार्ट की 1996 में ही हो गई थी, है ना। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है और संस्थापक 2 अग्रवाल बंधु हैं, दिनेश अग्रवाल और ब्रिजेश अग्रवाल। देखिए, स्थापना हो गई थी 1996 में, लेकिन ई कॉमर्स के रूप में सक्रिय नहीं हो पाई थी, है ना। ई कॉमर्स के रूप में सक्रिय सन 2000 में हुई थी। इसके पहले ही 1999 में फैब मार्ट ने अपना काम धंधा चालू कर लिया था, ठीक है। तो इंडिया मार्ट बन तो पहले गई थी, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाई थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में ये सन 2000 में आई थी, तो इसे पहली मत बना लेना, है ना। इंडिया मार्ट को, इंडिया मार्ट की स्थापना पहली हुई थी, लेकिन पहली ई कॉमर्स कंपनी जो है वो फैब मार्ट कहलाएगी। फैब मार्ट के बाद में नाम क्या हो गया? indiaplaza.com। अगली आपकी वेबसाइट है मिंत्रा, लड़कियों की बहुत फेमस वेबसाइट है ना। यहीं से जो उल जलूल यहाँ वहाँ के कपड़े होते हैं, यहाँ से ऑर्डर किए जाते हैं, जिनको बाद में रिटर्न भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो मिंत्रा की स्थापना हुई थी सन 2007 में। मिंत्रा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2014 में खरीद लिया था, ठीक है, टेक ओवर कर लिया था। मिंत्रा के संस्थापक कौन है? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया, है ना। सन याद रखेंगे, मिंत्रा कब बनी थी? 2007 में। और इसके 7 साल के बाद यानी कि 2014 में फ्लिपकार्ट के द्वारा मिंत्रा को खरीद लिया गया। मिंत्रा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और मिंत्रा की स्थापना किसने की थी? तो 3 लोग थे, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी सी कम पॉपुलर वेबसाइट है, कम चलती है, ज्यादा नहीं चलती है, स्नैपडील। स्नैपडील कब बनी थी? 2007 में, सॉरी 2010 में बनी थी। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। संस्थापक कौन है इनके? कुणाल बहल और रोहित बंसल। बहुत ही कम फेमस है ये, स्नैपडील से ज्यादातर लोग लेते नहीं है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो स्नैपडील की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने कब खरीद लिया था? 2014 में। नेक्स्ट आते हैं, बहुत चलती थी एक समय में, Jabong.com, है ना। अब तो बंद हो गई फरवरी 2020 में। और Jabong.com की स्थापना हुई थी 2012 में।
संस्थापक थे इनके प्रवीण सिन्हा, और 2016 में फ्लिपकार्ट ने इसको भी खरीद लिया था, है ना, मिंत्रा के जरिए खरीद लिया था जेबोंग को। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा के जरिए जेबोंग को खरीद लिया, पहले मिंत्रा को खरीद लिया 2014 में, फिर मिंत्रा के थ्रू इसने जेबोंग.com को खरीद लिया, और 2020 में फाइनली ये बंदी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेटीएम, नाम तो सुना ही होगा ना, पेटीएम। पेटीएम की स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने, इंपॉर्टेंट है ये। पेटीएम की स्थापना किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने की थी। और कब बनी थी पेटीएम? तो पेटीएम बनी थी 2010 में, और हेडक्वार्टर पेटीएम का कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम ने अपना पहले तो पेमेंट वेबसाइट थी ना, पेटीएम से आप सिर्फ पेमेंट करते थे, और फरवरी 2017 में पेटीएम मॉल इन्होंने लॉन्च किया। पेटीएम मॉल में जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में चीजें मिलती है ना, तो वैसे ही पेटीएम मॉल में अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जगह, मतलब उनके जैसे अलग अलग चीजें ये बेचने लग गए। तो पेटीएम मॉल कब लॉन्च हुआ? 2017 में। पेटीएम की स्थापना कभी? 2010 में। और किसने की पेटीएम की स्थापना? विजय शेखर शर्मा ने। नेक्स्ट है आपकी बहुत ही फेमस इंडिया की फ्लिपकार्ट। पहले ये पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी थी, लेकिन बाद में यूएसए की बहुत फेमस कंपनी वॉलमार्ट है, उसने इसे खरीद लिया। खरीद क्या लिया? इसके शेयर खरीद लिए, ज्यादातर 81.3% शेयर इसके खरीद लिए, तो अब यूएसए की कंपनी ये बन गई। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी। स्थापना इसकी हुई थी सन 2007 में। ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना की थी, और स्थापना किसने की थी? दो बंसल भाई थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, 2007 में ये बनी, और 2018 में, अगस्त 2018 में यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, इसने 81.3% शेयर फ्लिपकार्ट के खरीद लिए, अधिग्रहण कर लिया, टेक ओवर कर लिया फ्लिपकार्ट को। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य शेयर धारक कौन है? टाइगर मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, ये सब है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉलमार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। 81.3% शेयर फ्लिपकार्ट के वॉलमार्ट ने खरीद लिए थे। स्थापना फ्लिपकार्ट की 2007 में हुई थी। संस्थापक थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। दो हेडक्वार्टर हैं इसके, एक लीगल हेडक्वार्टर जो है, यानी कि कानूनी मुख्यालय, वो है सिंगापुर में, और ऑपरेशनल मुख्यालय, यहाँ की जहां से काम काज इसका सारा होता है, वो बेंगलुरु में। सीईओ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा, आपको इसको याद कर लो। ठीक है ना। और सहायक कंपनी, फोन पे में यहाँ पीई होता है ना, PAY नहीं होता, पीई होता है, जल्दी जल्दी में PAY लिखा गया। ठीक, सहायक कंपनियां फोन पे है, मिंत्रा है, जेबोंग है, ई कोट है, पता नहीं क्या है ये, जीव्स है ना। ये इसको मैं चेक करूंगा ये है कि नहीं है। मिंत्रा और जेबोंग तो आपको बता दिया ना, मिंत्रा का अधिग्रहण हो गया था 2014 में, उसके बाद जेबोंग का अधिग्रहण हो गया था 2016 में। ठीक, और अन्य प्रमुख ई मार्केट प्लेस कंपनियां कौन कौन सी है? बहुत सारी। एक फार्म इजी है, फार्म इजी आपने नाम सुना होगा, दवाई वगैरह के ऑर्डर किए जाते हैं। फिर एक जियो मार्ट, तो आपने नाम सुना ही होगा ना, जियो मार्ट है। शॉप क्लूज भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑर्डर किया जाता है। मेडी लाइफ है, यहाँ से मेडिसिन यानी दवाई वगैरह ऑर्डर की जाती है। और एक 1mg है, तो इसमें फार्म इजी हो गया, 1mg हो गया, और मेडी लाइफ हो गई। यहाँ से दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं ना, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य होता है। यानी आपके पास अगर किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन की फोटो खींच के पहले अपलोड करके ऐसे दिखाना होता है, फिर वहां से अप्रूवल होता है, तब जाके दवाइयाँ आपको भेजते हैं, है ना। फिर जियो मार्ट हो गया, टू गुड हो गया, नाइका एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉप क्लूज हो गया, तो ये सारी हैं। फोन पे इसमें स्थापना नहीं दी थी फोन पे की, तो 2015 में फोन पे की स्थापना हुई थी, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। अब भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो जो आईटी एक्ट था, भारत का पहला साइबर लॉ, इसे भी कहते हैं, 2000 में पारित हुआ था। तो भारत में 10 अक्टूबर 2000 में आईटी एक्ट 2000 के प्रभाव से ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, और पिछले 10 वर्षों में ई कॉमर्स को काफी बढ़ावा मिला है, जिसमें भी ई बैंकिंग और ई शॉपिंग तथा ई बिजनेस में आशातीत वृद्धि हुई। मेनली ये जो वृद्धि हुई है, वो अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे, तो जब से जियो ने अपनी सर्विसेज प्रारंभ की है, कि पहले 1 साल तक उसने क्या किया था, इंटरनेट को बेसिकली फ्री कर दिया था, है ना, जियो ने जब लॉन्च किया था, तो वहां से लोगों को एक तरह की लत लगनी स्टार्ट हुई, है ना। उसके बाद भारत सरकार ने जब से यूपीआई स्टार्ट किया, फिर फोन पे आया, फिर जी पे आया, फिर ये सारी पेमेंट सर्विसेज आई, जिसमें फटाफट ऑनलाइन पेमेंट होने लग गया। नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेवलपमेंट जब जियो ने लॉन्च किया था, क्योंकि देखिए इंटरनेट अगर आपके पास नहीं होगा, तो ये सारी सुविधाओं का यूज आप कैसे करेंगे? सोच के देखिए, आज आप जो यूज कर पा रहे हैं इंटरनेट, अगर आपके कोई दोस्त होंगे जिनकी एज थोड़ा ज्यादा होगी, तो आप उनसे ये पूछिएगा कि सन 2011 में, सन 2012 में, सन 2013 में इंटरनेट जो मिलता था, वो किस रेट से मिलता था। जहां तक मुझे याद है, तो 98 में 1 GB डेटा मेरे ख्याल से मिलता था तब,
98 98 रुपए में आइडिया का डेटा 1 GB मिलता था पूरे महीने में, सिर्फ 1 GB डेटा, पूरे महीने में 1 GB डेटा मिलता था, ठीक है ना। और उसके बाद जब जियो आए तो हर दिन 1 GB डेटा, अभी देखिए ना हर दिन 1 GB 2 GB 1.5 GB ये प्लान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या था, एक तो इंटरनेट की स्पीड कम थी, दूसरा इंटरनेट महंगा बहुत था, है ना। जियो के आने के बाद इंटरनेट की स्पीड तो ठीक है, जो 4G आया 5G भी आने वाला है, स्पीड बढ़ी है, और दूसरी चीज इंटरनेट सस्ता भी बहुत हो गया, है ना। एक स्टूडेंट से लेके किराने की दुकान में बैठने वाला व्यक्ति भी आज इंटरनेट चला रहा है। अब ये बात अलग है कि इंटरनेट का यूज करके वो क्या क्या देख रहा है, वो दूसरी बात है, लेकिन इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तृत। इसका थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा ज्यादा इसका पार्ट है, जिसमें थोड़ी थोड़ी धाराएं भी इसके बारे में बताई गई हैं। यहाँ उसका उतना यूज नहीं है, तो ऊपर ऊपर का थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये पहला साइबर लॉ है भारत का, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला साइबर लॉ आईटी एक्ट 2000, ठीक है। भारत में ई कॉमर्स को ये कानूनी ढांचा प्रदान करता है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है 17 अक्टूबर को संसद द्वारा पारित हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतना याद रखिए इसका सन कौन सा है ना। ये आईटी एक्ट 2000, ठीक है, आईटी एक्ट 2000 भारत का पहला साइबर लॉ। ऑप्शन में 1999 आ जाएगा, 2001 आ जाएगा, 2002 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कब बना था, ये सन 2000 में बना था, पहली चीज ये। नेक्स्ट है आपका एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पहला जो बना था, इसके पहले वाला जो था कंज्यूमर एक्ट जो था वो 1986 में बना था, 1986 का, तो ये बहुत पुराना हो गया था। तो इसको रिप्लेस किया है इस अधिनियम ने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये 20 जुलाई 2020 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। और इसके पहले का जो अधिनियम था 1986 का, कंज्यूमर एक्ट जो था 1986 का, उसको इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब कुछ कुछ इसके प्रावधान है, जैसे यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का प्रावधान करता है, और दायित्व की अवधारणा, ये तो फालतू की चीज है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के भीतर शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, और 1 महीने के भीतर इसका निपटारा करना होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर कुछ धोखाधड़ी हो गई है, जैसे है ना, कुछ केस आते रहते हैं कि अमेजोन में ऑर्डर किया था एप्पल का आईफोन और डिलीवर हो गया पत्थर, है ना। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने ऑर्डर कुछ और साइज की कुछ चीज ऑर्डर की, दूसरे साइज की आ गई, उसके बाद उसमें लिखा तो हुआ है कि वापस कर लेंगे, लेकिन अब वापस करने के लिए बोल रहे हैं तो वापस नहीं कर रहा है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, तो उनसे निपटने के लिए ये वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है 2019। इसने रिप्लेस किसको किया है, तो 1986 का जो अधिनियम था उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, GEM वर्जन 3.0, मतलब तीसरा उसका वर्जन है। मेनली ये लॉन्च हुआ था 2016 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना, GEM। जी से गवर्नमेंट, ई से ई, और एम से मार्केट प्लेस, है ना। ई से, इसका ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन ऐसा फुल फॉर्म लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है क्या, जेम पोर्टल, या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना ईमेल है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, लेकिन ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल थोड़ी बोलता घूमता रहता है, उसको ईमेल ही कहते हैं ना। तो वैसे ही सेम ही है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे इससे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। कैसे बिजनेस कर सकता है, देखो इसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन करो, और सरकारी विभागों की डिमांड के हिसाब से इसमें सप्लाई की जाती है ना। ऐसा करने के लिए, जैसे मान लो कोई सरकारी विभाग है, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, किसी चीज की, मतलब अलग अलग चीजों की अलग अलग डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती रहती है। जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूँ, लैपटॉप की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। डिपार्टमेंट को खरीदना है, मान लो 1000 लैपटॉप्स खरीदने हैं, ठीक है, और आप करते हो लैपटॉप की सप्लाई। तो आप क्या करोगे, जेम पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करा दोगे। फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट टेंडर निकालेगी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हमको लैपटॉप चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे हमको लैपटॉप चाहिए। फिर आप उस टेंडर को भरेंगे, है ना। फिर टेंडर भरने के बाद कुछ रेट आप देंगे, उसके बाद से सबसे कम जिसका रेट होगा गवर्नमेंट उसको चुनेगी, ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें बेच सकते हैं। लैपटॉप तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि गवर्नमेंट के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा जो धोखाधड़ी होती थी ना पहले के जमाने में, कि किसी को भी कुछ भी टेंडर मिल गया, तो उस धोखाधड़ी को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये जेम पोर्टल शुरू किया है, कि आप देख सकते हो कि किसने क्या टेंडर भरा था, किसने क्या रेट वगैरह लगाया था, ठीक है। बाकी जिसको भ्रष्टाचार करना होगा तो वो तो कर ही लेता है सेटिंग वेटिंग करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सरस कलेक्शन के ऊपर। सरस कलेक्शन क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय,
इसके द्वारा सरस कलेक्शन को सन 2020 में लॉन्च किया गया था। अब सरस कलेक्शन बेसिकली करता क्या है, जो स्व सहायता समूह होते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। तो जो स्व सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे जिले में कोई स्व सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और कुछ लकड़ी की कुछ चीजें बनाता है, अलग अलग चीजें बनाते हैं ना, जैसे लकड़ी की कोई टोकरी बनाता है, डिजाइनर टोकरी वगैरह बनाता है, या गुल्लक वगैरह, अलग अलग डिजाइनर चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को बेचने के लिए, सहायता देने के लिए सरस कलेक्शन एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, क्योंकि आपको कोई चीज खरीदनी है तो वहां पे जाके आप खरीद सकते हैं ना। तो ये भी जेम पोर्टल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, सरस कलेक्शन। तो ये याद रखिएगा, सरस कलेक्शन 2020 में शुरू किया गया था, मई 2020 आप याद रखिएगा। जेम प्लेटफॉर्म पे ही उपलब्ध है। क्या है, स्वयं सहायता समूह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। जेम पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक ये है प्रोजेक्ट जीरो, है ना। ये वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में। प्रोजेक्ट जीरो किससे रिलेटेड है? तो प्रोजेक्ट जीरो रिलेटेड है अमेजॉन इंडिया से। अमेजॉन इंडिया ने भारत में इसे जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करना, ठीक है, प्रोजेक्ट जीरो। तो ये याद रखेंगे, प्रोजेक्ट जीरो किससे रिलेटेड है? अमेजॉन इंडिया से। अब एग्जांपल जैसे दे देगा, पेटीएम दे दिया, फ्लिपकार्ट दे दिया, अमेजॉन दे दिया, या जबोंग दे दिया, ठीक है। तो ऐसे किस में टिक लगाएंगे? अमेजॉन इंडिया में टिक लगाएंगे, ठीक। फिर एक कुछ पैसे ट्रांसफर करने की टेक्निक्स हैं, ये इंटरनेट बैंकिंग में मेनली काम आती हैं। एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया। तो इसमें आप क्या मेनली देखेंगे? जो फुल फॉर्म है ना, वो आप देखिए इसमें। तो एनईएफटी और आरटीजीएस, इसमें फुल फॉर्म आप याद रखिए, है ना। ये पैसे ट्रांसफर करने काम ही आता है नेट बैंकिंग में। एनईएफटी का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ये याद रखेंगे। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये पेमेंट के ऑप्शन होते हैं, डीप में उतना, मेरे ख्याल से डीप में उतना जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये फुल फॉर्म आ सकता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म आ सकता है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है। एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एक एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2008 में, ठीक। और नेक्स्ट है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये दो याद रखेंगे, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में बना था। फिर नेक्स्ट आपका यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अप्रैल 2016 में यूपीआई की शुरुआत की गई थी, ठीक है, एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो 2016 के अप्रैल में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म है, अप्रैल 2016 में ये बना था। किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा लॉन्च शुरुआत की गई थी। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई कब बना था? 2008 में बना था, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका जो इंपॉर्टेंट है, यूएसएसडी, ठीक है, यूएसएसडी। ये मोबाइल बैंकिंग का एग्जांपल है। इसमें आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी नहीं है, और स्मार्टफोन का होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टार मतलब #99 डायल, हालांकि यूज इसका बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता किसी ने इसका यूज किया होगा या नहीं किया होगा, मेरे जानकारी में तो नहीं, ठीक है। #99 डायल करके इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है, मतलब पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं इससे, यूएसएसडी से कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है फुल फॉर्म? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर देख लीजिए, हालांकि ये इनमें से बहुत सारे बता चुका हूं। प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है? अमेजॉन से संबंधित है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमेजॉन प्राइम सर्विस कब स्टार्ट की थी अमेजॉन ने? तो 2005 में स्टार्ट की थी, है ना। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है? जो डेबिट कार्ड से जब आप ट्रांसफर करते हैं तो सीवीवी नंबर डालना पड़ता है, 3 अंकों का होता है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है।
और भारत की नई ई कॉमर्स नीति कब लागू हुई? 1 फरवरी 2019 से। और रैकुटेन जापान की ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। और ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश भारत है, ठीक है। तो ये था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह थे वो मैंने आपको बताया। आपके पास जो भी एमसीक्यू की बुक होगी, है ना, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे निर्माण की बुक मैंने पिछली बार पढ़ी थी, तो उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए थे। आपके पास जो भी बुक है ई कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें एमसीक्यू दिए हैं, तो वो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जब एमसीक्यू लगाते हैं ना, तो जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं वो एमसीक्यू से याद हो जाते हैं।